तो चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में 11 चैप्टर है। तो बच्चे सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है बच्चे, हम उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है ना। तो बच्चे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा रहा है। तो बच्चे प्लांट्स में भी इस चीज की, इस मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्लांट जो है अगेन एक लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म भी हो, लोकोमोटरी कंपोनेंट भी हो, सेल भी हो, तो भी उसे चीजों को मूव करवाने में हेल्प चाहिए होती है बेटा, ठीक है। लेकिन प्लांट जो है वो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में चीजों को सिंथेसाइज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वहां से, तो उससे भी इस मैकेनिज्म की इक्वल रिक्वायरमेंट रहता है बेटा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट भी वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर लेके जाता है, क्योंकि लीव्स जो है वो खाना बना रहे हैं, ठीक है, उनको खाना भेजना है बाकी पार्ट्स में, और रूट्स जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि सैप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का मैकेनिज्म जो है वो चाहिए, ठीक। तो बच्चे अब डिस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। हमारे पास जो है शॉर्ट डिस्टेंस भी रहेगा और लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट भी रहेगा। तो मूवमेंट जो है अगर सब्सटेंसेस की करनी है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में भी चाहिए हो सकती है और लॉन्गर डिस्टेंस में भी चाहिए हो सकती है। तो बच्चे दोनों तरह के मैकेनिज्म्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। अगर चीजों को दूर मूव करवाना है या शॉर्टर डिस्टेंस में मूव करवाना है तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे शॉर्टर डिस्टेंस अगर मैं बात करूं एक सेल के अंदर की चीजों को मूव करवाना है एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन तक, ठीक है। तो बच्चे ऐसे के केस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो सफिशिएंट रहती है चीजों को मूव करवाने के लिए। दूसरा, शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक, एक मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड से दूसरी उस मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड, या फिर हमारे पास एडजॉइनिंग एरियाज है बिना मेम्ब्रेन के, तो उनके केस में अगर हम बात करें तो शॉर्टर डिस्टेंस में डिफ्यूजन जो है इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इक्वल एफिशिएंसी के साथ डिफ्यूजन जो है वो भी चीजों को मूव करवाता है। बट बच्चे प्लांट के केस में क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, डिफ्यूजन जैसे प्रोसेसेस जो शॉर्ट डिस्टेंस में मूवमेंट करवाते हैं बेटा, तो बच्चे वो हमारे पास मूवमेंट, ठीक है, वो मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास लॉन्गर डिस्टेंस से फॉलो होता है। यानी कि इस मूवमेंट के बाद, शॉर्टेज डिस्टेंस के मूवमेंट के बाद हमें लॉन्गर डिस्टेंस जैसे मैकेनिज्म्स को भी अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ इतने तक सफिशिएंट नहीं होगा, चीजें कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही एब्जॉर्ब या फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस मूवमेंट के बाद लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ेगा हमें स्पेशल स्ट्रक्चर की। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में मूवमेंट जो होती है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगी। इट occurs through xylem और phloem, यानी कि वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है अगर प्लांट में लॉन्गर डिस्टेंस में मूवमेंट करवानी है तो, ठीक है। और बच्चे द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू xylem एंड phloem, चाहे वो सैप मूवमेंट हो रहा है, फूड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसे बच्चे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सो मूवमेंट थ्रू xylem एंड phloem इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है प्लांट में, लॉन्गर एरियाज तक और लॉन्ग डिस्टेंस तक मूवमेंट जो है वो चाहिए, ठीक है। सो ट्रांसलोकेशन इज द मैकेनिज्म। तो बच्चे अब इस मूवमेंट एरियाज को, मूवमेंट मैकेनिज्म को हमारे पास जानने के बाद अब हम बात करेंगे उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की, उन पर्टिकुलर मूवमेंट्स की, मैकेनिज्म्स की जो उस मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें से एक यानी कि डिफ्यूजन हमने यहाँ पे लिख रखा है,
तो उसके बाद अदर मैकेनिज्म्स भी है, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हमारे पास, ठीक है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी। ठीक, सो बच्चे इनको समझने के लिए हम एक बार कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। तो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव भी हो सकता है, वो और पैसिव भी हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। तो अगर हम इन मैकेनिज्म्स को रिकॉल करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। हम सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम रिकॉल कर रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारे पास चीजें जो है वो मूव करती हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो बच्चे हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूवमेंट होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो उसमें एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड रहता है और इसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट, ठीक है। सो ये दो मैकेनिज्म्स हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए एक बार बेटा हम नेक्स्ट मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, अगेन डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की, यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन के साथ बेटा, ठीक है। सो बच्चे अब हमारे पास फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रही हूँ, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, यानी कि डिफ्यूजन की। सो बच्चे डिफ्यूजन जो है इट्स अ पैसिव मैकेनिज्म, ठीक है, एक पैसिव मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन का। तो हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती और हमारे पास मूवमेंट होगी यहाँ पे सॉल्यूट की, अगेन सॉल्यूट मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया, from its higher concentration area to its lower concentration area. To its lower concentration area, ठीक है। तो सॉल्यूट मूवमेंट होगी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो बच्चे ये मूवमेंट जो है इसके लिए एज सच मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन के बिना भी डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर में गैस जो है, गैसेस जो है वो आपस में ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मूवमेंट शो करती है। तो बच्चे ये स्लो प्रोसेस है, शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत इजीली होता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन है बेटा ये प्रोसेस। और बच्चे हमारे पास इस मैकेनिज्म के दौरान स्पेशली मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर मेम्ब्रेन नहीं भी हो तो भी डिफ्यूजन हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस बेटा। तो बच्चे हमारे पास इसमें बहुत कॉमन है ये लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड और गैसेस में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है बेटा। बट अगर हम सॉलिड्स के केस में बात करें, ठीक है, तो बच्चे सॉलिड की बात करें तो उसके केस में बच्चे हमारे पास सॉलिड मूवमेंट जो है वो लेस ऑब्वियस होती है बेटा इसके केस में। हाँ, सॉलिड के थ्रू अगर किसी चीज का मूवमेंट होना है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होता जो चीजों को होल्ड कर लेगा या पैसेज में इंटरफेरेंस करेगा। तो बच्चे वैसा कुछ नहीं होता। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के थ्रू अगर डिफ्यूजन होना है तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन सॉलिड मूवमेंट जो है वो लेस ऑब्वियस है बेटा। सॉलिड के थ्रू मूवमेंट जो है वो ऑब्वियस नहीं है, बट सॉलिड जो है
उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम ऑब्वियस रहेगी। हमें नॉर्मली सॉलिड मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू देखने को नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। सो बच्चे अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सोल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूव करेगा और बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा कि मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग मेम्ब्रेन, एनी लिविंग मेम्ब्रेन, कोई लिविंग एड की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा। और बहुत ऑब्वियस है लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड के केस में ऑब्वियस मूवमेंट नहीं होती। सॉलिड के केस में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मूवमेंट हो जाएगा, बट सॉलिड के थ्रू मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाती है, ठीक है। अब बच्चे इसके केस में इसके फैक्टर्स की बात करूंगी जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन प्रोसेस, तो डिफ्यूजन प्रोसेस को जो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पहला फैक्टर है जो डिफ्यूजन की प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। वो कैसे? मुझे टेम्परेचर जो है वो रैंडमनेस बढ़ा सकता है पार्टिकल की। हमारे पास जो भी पार्टिकल है, जो भी एरिया है जहाँ पे हीट ज्यादा है, वहां से ट्रांसमिशन किसी भी अगर हम बात करें अरोमा की, अरोमा जो है वो एक केमिकल है ना, जो हमें स्मेल आती है वो केमिकल डिफ्यूजन की वजह से आती है। तो फ्रेग्रेंस और अरोमा जो है जब वो हीट यानी कि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो उस दौरान अरोमा जो है हमें वो ज्यादा आएगा। अगर वही चीज वही सब्सटेंस जो है वो कूल फॉर्म में होगा या फिर कोल्ड अरेंजमेंट में होगा, तो वो कोल्ड अरेंजमेंट में वो स्मेल जो है वो इतनी स्ट्रांगली नहीं आ पाती उस चीज, ठीक है। वही चीज है हमारे पास खाने के केस में अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है खाने की। हम खाने को हीट अप करते हैं तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो इजीली मूव करके डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उसका अरोमा जल्दी आता है। अदरवाइज कोई भी चीज हो जो खाना जो है अगर ठंडा पड़ा हुआ है तो उसी केस में अरोमा जो है वो इतना इजीली नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चे टेम्परेचर जो है इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसीलिए इजीली और रैंडमली जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर के अलावा प्रेशर। जहां पे किसी सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर या सॉल्यूट पार्टिकल का प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां से वो मूव करेगा लो प्रेशर एरिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से पिस्टन यूज करके या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है पर्टिकुलर एरिया में, तो लो प्रेशर एरिया में चीजें इजीली मूव करेंगे। तो बच्चे प्रेशर में मूवमेंट जो होगा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है कि किसी सब्सटेंस की लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी के केस में अगर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिशन होना है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इज चेक्ड इन केस ऑफ मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन। तो बच्चे मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूवमेंट होनी है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली मेम्ब्रेन से पास कर जाएगी। तो लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट कैन बी इजीली पास्ड, कंपोनेंट कैन बी इजीली पास्ड थ्रू मेम्ब्रेन। हाँ, अगर लेकिन उसमें हमारे पास लाइपोफिलिक पार्ट है तो वो इजीली मूव कर रहा है, लेकिन लाइपोफोबिक पार्ट यानी कि लिपिड से फोबिक पार्ट जो है वो अगर किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो उसका मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल है जो ऐसे मूव सब्सटेंस की मूवमेंट को रोकेगा। उनके लिए अलग से प्रोटीन्स बनाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि कैरियर प्रोटीन्स जो डिफरेंट तरह के डिफ्यूजन मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, बट मेम्ब्रेन के थ्रू वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी बेटा।
नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है बेटा, वो भी डिपेंड करती है, उससे भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन क्या, क्योंकि एक जगह सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो नेक्स्ट एरिया में मूव करेगी, अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला एस्पेक्ट हो गया। तो बच्चे सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। बच्चे हम सिर्फ यहाँ पे लिविंग मेम्ब्रेन ही कंसीडर नहीं करेंगे, वैसे तो हम एक लिविंग सिस्टम से बात कर रहे हैं जिसके लिए हमने लिपिड सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर डील किया है, बट परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की कैसी है, यानी कि उसका प्रोटीन पार्ट भी किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है, कैरियर की तरह या फिर चैनल की तरह, या फिर लिपिड पार्ट लिपिड सब्सटेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे परमेबिलिटी कितनी है, हाई परमेबिलिटी है, लो परमेबिलिटी है, या फिर फुली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, तो ये सब चीजें जो है वो इफेक्ट करती है कि मूवमेंट कितना रेट पे होगा बेटा, कितना फास्ट होगा, क्योंकि अगर हमारे पास लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट है वो लिपिड से इजीली पास हो जाएगा, लेकिन उसकी लिपिड पार्ट की अगर परमेबिलिटी लो है, यानी कि वो लिपिड चीजों को पास करवा रहा है, एडिशनली दूसरा हमारे पास प्रोटीन पार्ट जो है वो भी लिमिटेड है, जो कैरियर की तरह काम कर रहा है, तो उसकी सैचुरेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो कैरियर पार्ट जो है वो सैचुरेट जल्दी हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसफर पे यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए परमेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम कर सकती है। एक टाइम पे सैचुरेशन आ गया तो एक टाइम पे वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो पॉज हो जाएगा या पूरा स्टॉप हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन से जुड़े हैं, और ये वो फैक्टर्स जो इस डिफ्यूजन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं बेटा। सो बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है बेटा एक तरह से हमारे पास वो मैकेनिज्म है जिसमें एक प्रोटीन की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। बच्चे अभी तक हमने डिफ्यूजन जो है नॉर्मली बात किया, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सेलेक्टिव भी नहीं है। डिफ्यूजन जो था वो बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं था, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, और ऑटोमेटिकली बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो कोई स्पेशल प्रोटीन की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे पास डाउन द ग्रेडियंट होगा, ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चे सबसे बड़ी बात डिफ्यूजन के केस में सैचुरेशन की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। बट बच्चे डिफ्यूजन के केस में हमारे पास कई बार कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ जाती है, कई बार ऐसे होता है कि लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट नहीं है तो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस दौरान सैचुरेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो सैचुरेशन के चांसेस होंगे, अगर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो कई बार हमारे पास वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो एनर्जी भी एक्वायर नहीं करेगा, कई बार कर भी करेगा भी, है ना। और उसके बाद बच्चे हाईली स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन्स, जो कि स्पेसिफिकली देखकर चीजों को पास करवा देंगे, अगर वो लाइपोफिलिक नहीं भी है, यानी कि लिपिड के थ्रू पास नहीं भी कर रहा है, पर अगर सेल के लिए जरूरी है तो उसे ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऐसी ही चीजों के लिए बेटा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मोड वो है जिसमें हमारे पास चीजें मूव होती है, अगेन डिफ्यूजन मैकेनिज्म है तो पैसिव मैकेनिज्म, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है from higher concentration area to lower concentration area, ठीक है। तो पैसिव मैकेनिज्म है हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में ट्रांसपोर्ट होगा, बट इन दिस केस प्रोटीन कैरियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन,
अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, अगर लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट नहीं है तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसके लिए कैरियर्स की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में लिपिड्स जो है वो लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट जब वो शो कर रहे हैं तो कैरियर क्या करता है, कैरियर जो है वो यहाँ से, जैसे कैरियर प्रोटीन है यहाँ से, उसको बाहर से कोई सब्सटेंस उठाना है, तो सब्सटेंस क्या करेगा, तो सब्सटेंस को पिक करेगा और पिक करने के बाद उस सब्सटेंस को रिलीज कर देगा अंदर लेके जाके, यानी कि यहाँ पर जाएगा, सब्सटेंस को यहाँ पे रिलीज कर देगा और वापस से बैक साइड अपनी जगह। ठीक है, तो मतलब प्रोटीन ने क्या किया, सब्सटेंस को कैरी किया, सब्सटेंस को कैरी किया और अंदर तक रिलीज कर दिया, और रिलीज करके वो वापस अपनी जगह पे आ गया। यानी कि प्रोटीन की जो लेटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो इसी कैरियर एक्टिविटी के लिए है और एक कैरियर एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो बच्चे अगेन सब्सटेंस जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जा रहा है, तो कोई भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ऑल्दो प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं होगा बेटा। ठीक है, पर हाँ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए केस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी यूज नहीं हो रही है, सो नो अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल यानी कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया तक वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी कि ये एक्टिव मोड नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। हम इसमें हायर कंसंट्रेशन एरिया तक चीज नहीं लेकर जा सकते, ये मोड उसके लिए डिजाइन नहीं है बेटा, ये मोड उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अब दूसरी चीज, प्रोटीन कैरियर्स यूज हो रहे हैं इसके केस में, तो बच्चे जिसकी वजह से सेचुरेशन जो है उसके चांसेस हाई हो जाते हैं। तो सेचुरेशन जो है वो होने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटीन आपका काम कर रहा है, अगर 10 प्रोटीन है और 10 सब्सटेंसेस है तो एक टाइम पे वो 10 सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं, लेकिन वो 11th आ गया सब्सटेंस तो उसको मूव करने में अभी टाइम लगेगा जब तक पहला वाला सब्सटेंस फ्री नहीं हो जाता है ना। तो बच्चे वो सेचुरेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो केस नॉर्मल डिफ्यूजन के केस में नहीं था। नॉर्मल डिफ्यूजन में इनकी तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट था, हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन में एरिया में हो रहा था, लेकिन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से तो सेचुरेशन के चांसेस नहीं थे बेटा। ठीक है, सो बच्चे ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और बच्चे इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है कुछ चैनल सी, कुछ प्रोटीन सी, दैट इज पोरिंग्स। पोरिंग्स जो है बच्चे हमारे पास दिया प्रोटीन चैनल्स, ये कुछ प्रोटीन चैनल्स है जो स्मॉलर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स। कुछ स्मॉल प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया के केस में, तो बैक्टीरिया के केस में हमारे पास इस तरीके के पोरिन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करेंगे, स्मॉलर प्रोटीन्स यानी कि जो सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे गए ये स्मॉलर प्रोटीन्स को मूव करवाते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनर और इनर टू आउटसाइड, इस तरीके से। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसी प्रोटीन्स को, प्रोटीन कैरियर्स को यूज करता है आउटर और इनर साइड चीजों को मूव करवाने के लिए। इन पोरिंग्स को यूज करता है उन स्मॉलर प्रोटीन्स को मूव करवाने के लिए। और सेम अरेंजमेंट बच्चे हमारे पास उन ऑर्गेनेल्स में भी है जिनको एक प्रोकैरियोटिक सेल से भी रिलेट किया जाता है, दैट इज प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उन तक में ये पोरिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, तो उन सब में प्रेजेंट रहता है। और इनमें सबसे बड़ी एग्जांपल पोरिंग्स की एक कैटेगरी है हमारे पास, एक्वापोरिंग्स। एक्वापोरिंग्स जो है बेटा ये हमारे पास वो प्रोटीन चैनल्स है, प्रोटीन कैरियर्स है विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये पूरा एक चैनल बनाते हैं
सेल में, ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो सके। मतलब यहाँ से सब्सटेंस को मूव करवाया जाता है, यानी कि वाटर को मूव करवाया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, सब्सटेंस यानी कि वाटर को पकड़ा, फ्लिप लिया, यहाँ पे सब्सटेंस को रिलीज कर दिया, वापस से फ्लिप लेके अपनी जगह। ठीक है बच्चे, हमारे पास इस तरीके से मूवमेंट होगी, यानी कि हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। और बच्चे ये एक्वापोरिन्स जो है वो नियरली 8 एक्वापोरिन्स जो है मिलकर एक प्रोटीन चैनल बनाते हैं, ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 8 एक्वापोरिन्स जो है वो मिलकर एक चैनल बनाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चे अरेंजमेंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, बट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, सो ये हो गया बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, जिस तरीके से हमारे पास सब्सटेंसेस की साथ में प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूवमेंट होती है। ठीक है, उन पैटर्न्स की बात करने। सो बच्चे, पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट थ्रू प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसमें कुछ पैटर्न है। तो सबसे पहले डिस्कशन करें यूनिपोर्ट की। यूनिपोर्ट में क्या होता है, हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, वो प्रोटीन चैनल के थ्रू मूव करेगा। इसमें दो सब्सटेंस के साथ में मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो बच्चे इसमें एक मॉलिक्यूल होगा, मैं आपको ये बता देती, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन है, इसके थ्रू मूवमेंट होना है। कैरियर प्रोटीन जो बायलेयर में एम्बेडेड है, तो इसके थ्रू क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, कोई भी मूवमेंट रहेगा। एंड दिस सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। तो इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये बिना किसी दूसरे सब्सटेंस के मूव नहीं करेगा। विच इज वन मॉलिक्यूल independent of other moves through protein carrier। तो प्रोटीन कैरियर के थ्रू वो मूव कर जाएगा, मतलब दूसरे किसी मॉलिक्यूल को मूव करने की जरूरत नहीं है साथ। ऐसा नहीं है कि अगर एक नहीं गया तो मैं भी साथ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास वो मूवमेंट जिसमें हमारे पास चीजें जो है वो साथ में मूव करती है, यानी कि एक की मूवमेंट जो है वो दूसरे की मूवमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो बच्चे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। तो किसी दूसरे सब्सटेंस की मूवमेंट पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन से आएगा या फिर वो साथ में चलेगा तो मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी। तो इसमें दो पर्टिकुलर कंडीशंस है, सिम्पोर्ट की और एंटीपोर्ट की। ठीक है, तो सिम्पोर्ट में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन चैनल है, उसके थ्रू साथ में ही चीजें मूव होती है, यानी कि हमारे पास एक ही सिंगल प्रोटीन चैनल होगा। सिंगल प्रोटीन चैनल है। ठीक है, तो हमारे पास चीजें मूव करेंगी इसके थ्रू सेम डायरेक्शन में, यानी कि ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस साथ में मूव करेगा। ठीक है, इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो सब्सटेंसेस मूव्स इन वन डायरेक्शन in single direction together।
मतलब एक साथ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन एंटीपोड इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है। एंटीपोड के केस में क्या होगा, हमारे पास प्रोटीन चैनल है, तो दो सब्सटेंसेस इसकी तरह ही मूव करेंगे, लेकिन वो दो सब्सटेंसेस मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है तो दूसरा आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा, यानी कि ए सब्सटेंस अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो बी यहाँ पे मूव करेगा। तो बच्चे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चे हमारे पास यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास मूवमेंट थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब बच्चे लास्ट बच गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वैसे तो बच्चे हमें पता है, हमने खुद पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया चीजें लेकर जाता है, और उसके केस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चे वो एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों है बेटा, वो इसीलिए है क्योंकि वो स्पेशल प्रोटीन्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि आयंस को मूव करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक आयन चैनल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स जो है वो गेटेड होते हैं और कुछ चैनल्स जो है वो लीकी होते हैं। लीकी चैनल्स जो है वो कंटिन्यूसली ओपन रहेंगे, गेटेड चैनल्स जो है बंद रहेंगे, जो स्टिमुलस के दौरान ही ओपन होंगे। तो उन पर्टिकुलर आयन चैनल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। ठीक है, तो बच्चे उस हिसाब से वो चीजों को मूव करवाने के लिए एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेटा। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास थर्ड दो पैसिव मैकेनिज्म की, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, सो इसके केस में एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एटीपी की जरूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एज पंप्स, स्पेशल प्रोटीन्स जिन्हें पंप्स कहा जाता है, हमने सोडियम पोटेशियम पंप किया था ना, वो भी एटीपी यूटिलाइज कर रहा था, वही ये स्पेशल प्रोटीन है। उसी तरीके से ऐसे स्पेशल प्रोटीन जो है वो यूज होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कॉल्ड एज पंप्स यूजेस एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पंप्स जैसे प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बच्चे हमारे पास इसके केस में सेचुरेशन जो है वो आती है। सेचुरेशन जो है वो जरूर होगी क्योंकि स्पेशल प्रोटीन्स यानी कि एक तरफ से चैनल्स यूज हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, तो अपहिल ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है इसके केस में, एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है, सेचुरेशन भी आ रही है और स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट भी है। और हाँ, दे आर अगेन स्पेसिफिक क्योंकि चैनल्स जो है वो स्पेसिफिक चीजों को मूव करवाने में ही यूज होंगे। तो बच्चे सेचुरेशन जो है वो स्पेशल प्रोटीन चैनल्स के यूज हो जाने की होने की वजह से सेचुरेशन के चांसेस होते हैं बच्चे। लेकिन हायर सेचुरेशन जो है इट डिनोट्स हाई रेट ऑफ मूवमेंट। तो हाई रेट ऑफ मूवमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है हायर सेचुरेशन, मतलब जितनी ज्यादा सेचुरेशन होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उतने ही ज्यादा आयंस, उतने ही ज्यादा सब्सटेंसेस जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, सो बच्चे ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल अलग है। सो इस तरीके से देखा जाए हमने तीन डिफरेंट मैकेनिज्म्स किए जिसमें से दो पैसिव थे और एक एक्टिव। डिफ्यूजन में हमारे पास
स्पेसिफिसिटी नहीं थी, स्पेसिफिक नहीं है, अपहिल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशल प्रोटीन्स जो है वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस केस में हमारे पास सब कुछ रहे, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बीइंग अ पैसिव मैकेनिज्म, उसमें भी अपहिल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, लेकिन वो हमारे पास स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, और उसकी भी सैचुरेशन होती है, ऑल्दो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता, बट सैचुरेशन और स्पेसिफिसिटी उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह, ठीक है। सो ये हो गए बच्चे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल, जो कि हमारे पास वाटर के मूवमेंट से, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, उन टॉपिक्स को डील करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास।